अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टम्प और एक नई एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं अनस और शहरियार मेरे साथ मौजूद हैं। तो शहरियार साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, तो मैं तो अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि ना अपना हीट स्ट्रोक अपने आप को ना होने दें और ज़रूरत के तहत ही बाहर कोशिश निकलें। करेंगे बिना वजह घर से ना निकलें, धूप बहुत तेज है और हाइड्रेशन का अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और लेकिन बिल्कुल। गर्मी असल पाकिस्तान टीम को लग रही है क्योंकि पसीने तो उनके छूटे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि आगे कुछ उनके खास आसार हमें अच्छे नजर आ रहे हैं। मैंने तो ये बात आपको ना पहले मैच से पहले ही कह दी थी, जब पहला मैच आपका वॉश आउट हो गया था और उस दिन हमने अपने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैंने आपको तभी कह दिया था कि पाकिस्तान की जो ये सीरीज़ है, मुझे सुसाइडल लग रही है और मुझे कोई अच्छी होप नहीं नज़र आ रही। वेदर यू गो फर्स्ट फॉर बैटिंग, यू गो फॉर चेस इन इनिंग्स, ठीक है, आपके हालात बुरे ही हैं और आपको पहले मैच से नज़र आ गए। और वर्ल्ड कप में भी आपकी तकरीबन यही परफॉर्मेंस होगी। अब कल का मैच है, कल के मैच में भी कोई 60% बारिश है, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि आपका मैच हो सकता है। शायद मिनिमम ओवर हो जाए, लेकिन होगा। मतलब जैसा आपका पहला बिल्कुल ही वॉश आउट हो गया, ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान पे तो हम बात करेंगे, कल का मैच देखेंगे, उस पर भी इंशाल्लाह हम वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन आज हमने जो वीडियो बनाई उसका मकसद ये है कि इंडियन स्क्वाड तो बहुत पहले का अनाउंस हो गया, लेकिन उस पर अभी तक हमने अपना तबसरा दिया नहीं। और हमें क्या लगता है कि इंडिया की जो टीम है ऑब्वियसली उस पर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और फेवरेट्स हमेशा हर टूर्नामेंट में होते हैं आईसीसी के। तो सबसे पहले हम स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वाड है क्या, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्लेयर का कितना कैलिबर है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली कैप्टन रोहित शर्मा, और उनके साथ यशस्वी जायसवाल आए हैं, फिर विराट कोहली ऑल टाइम ग्रेट, फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव उनके फोर्थ बैट्समैन हैं, फिर दो विकेट कीपर्स हैं जिसमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन है। संजू सैमसन सैमसन की सिलेक्शन को बड़ा सराहा गया है पूरी दुनियावी क्रिकेट की तरफ से। फिर वाइस कप्तान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। फिर उसके बाद शिवम दुबे, स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चाहल। और उसी के साथ साथ जब मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। ये इंडिया का मेन 15 स्क्वाड है फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। और इसके अलावा जो चार रिजर्व्स हैं इनके, उसमें है रिंकू सिंह, शुभमन गिल, आवेश खान एंड खलील अहमद। तो जी शहरिया। जितने बड़े आपने माशाल्लाह से नाम लिए हैं और जितनी इन लोगों की परफॉर्मेंसेस हैं, मेरे ख्याल में इंडिया इससे बेहतर स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सकता था। ठीक है, एक प्लेयर हमेशा ऊपर नीचे होता है। जैसे अब मैंने कल की वीडियो में केकेआर वाली में कहा था फाइनल में कि जी वेंकटेश अय्यर को आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या की फॉर्म ऐसी नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने बहुत ना आपको पास्ट में परफॉर्मेंसेस करके भी दी हैं, वो जस्टिफाई भी उन्हें रखना। तो ऐसे काफी ऑप्शन है, जैसे शुभमन गिल का बाहर जाना बड़ा ना कुछ लोगों के लिए शॉकिंग था। उसकी वजह ये है कि आपकी एक पीआर भी बन जाती है, एक पॉपुलैरिटी भी हो जाती है। तो उसकी जगह जायसवाल को कंसिडर करना, मेरे ख्याल में स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो जायसवाल इज बेटर देन गिल। लेकिन काफी इंडियन को जब मैंने वीडियोस देखी थी तो उसमें मुझे यही पता चल रहा था, एक नैरेटिव यही स्टैंड कर रहा था कि जी गिल के बाहर जाने से वो ज्यादा खुश नहीं है। रिंकू सिंह इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंट दिखाता है, पॉजिटिव एग्रेसिव। लेकिन ये है कि वो भी आपके क्या कहते हैं उसमें रिजर्व्स में है। तो एक चीज बड़ी क्लियर है इंडिया का स्क्वाड देख के, वो ये कि यस इट इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे जगह बनाना टीम में भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम थोड़ा ना एनालाइज करते हैं बैटर्स, बॉलर्स, स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स को एक साथ ही। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम अपने बैटर्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहित शर्मा पे, जो कि इनके कैप्टन है। तो एज अ कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम का रोहित शर्मा 2022 के वर्ल्ड कप में ही वॉज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन आईसीसी इवेंट एज अ कैप्टन, और उसमें वो अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेके गए। ऑल्दो उनके बड़े कुछ क्लोज मैचेस गए, साउथ अफ्रीका से भी वो ग्रुप स्टेज में हार गए थे, लेकिन जब वो सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड खेले थे इन अ प्रेशर मैच, तो हमने देखा कि इंडिया बिल्कुल तितर बितर हो गया इंग्लैंड की सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप के आगे। फिर उसके बाद जब 2023 के वर्ल्ड कप में इन्हें कप्तानी करने का मौका मिला और इंडिया में ही वर्ल्ड कप था ओडीआई का, तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट रोहित शर्मा ने हर टीम को हराया और अच्छे अच्छे मार्जिन से हराया, लेकिन बस फाइनल में जाके शायद कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होगी। तो एज अ कैप्टन इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कैसी नजर आ रही मैं अगर रोहित शर्मा का लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स का जो कि T20 के रिकॉर्ड देखूं तो पैथेटिक रहा है, एज बैटर भी और एज कैप्टन भी। उसकी वजह ये है कि T20 वर्ल्ड कप जो 2021 था, पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप थे, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप थे, और उसके बाद जो 3 छोटी टीम्स थी, जैसे अफगानिस्तान थी, अफगानिस्तान के बाद स्कॉटलैंड थी एंड नमीबिया थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनके खिलाफ अगर आपने नहीं जीता तो फिर आपने किसके खिलाफ चलना है? मैटर करता था कि आप अपनी टीम को वहां पे क्वालिफाई करवाते, एज बैटर मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने नहीं कराया।
उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप पे आ जाए तो अगेन पाकिस्तान वाली गेम में वो बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो मैच है, ऑल्दो कैप्टनसी में आप उनको एज दे सकते हैं, लेकिन देखें अगर आप उनकी कैप्टनसी भी देखें ना तो इंडिया कोई बहुत अच्छा वो वर्ल्ड कप लाइक जिसको मैं कहूँ ना कि कन्विंसिंगली जा रहा था। इंडिया कन्विंसिंगली उस वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा था, पाकिस्तान से वो हारते हारते वो मरते मरते बचे थे, ठीक है। वहां पे विराट कोहली की वो आउटस्टैंडिंग नॉक आ गई थी। उसके बाद जो उनका साउथ अफ्रीका वाला मैच था वो भी बहुत ही एंड तक वो लेके आ गए, लेकिन वो तो एक्चुअल में वो हार ही गए थे। बांग्लादेश वाला मैच आपको याद होगा, बांग्लादेश तक जब लिटन दास वहां पे खड़ा था तो एक पॉइंट पर लग रहा था कि इंडिया ये मैच हारने लगा। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और एक बबल क्रिएट हो गया था कि जी इंडिया तो जीतेगी जीतेगी, लेकिन फिर आपके जो सारे अंडर द कारपेट जितना भी जो चीजें नहीं सही गई थी आप अंडर द कारपेट कर रहे थे वो आपको फिर सेमीफाइनल में नजर आई। तो लीडरशिप तो T20 में रोहित शर्मा की पिछले वर्ल्ड कप में देखी जाए तो लाइक इतनी कोई अच्छी या इंप्रेसिव नहीं थी। मतलब वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जो था उसमें तो थी, उसमें तो नो डाउट। लेकिन ये है कि T20 वर्ल्ड कप में एज लीडरशिप अभी देखने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि अच्छा, इस बायलैटरल में बार तो ठीक था, ऐसे लेकिन बड़ी वर्ल्ड कप डिफरेंट चीज हुई है कि एक वर्ल्ड कप में जो कैप्टन अपनी टीम को लेके जा रहा है, आईपीएल इंडिया का, आईपीएल की टीम में वो कैप्टन नहीं था। इवन आफ्टर विनिंग 5 आईपीएल ट्रॉफीज फॉर मुंबई इंडियंस, इस बार रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे। तो क्या लगता है कि वो कुछ प्रूव करने के लिए आएंगे इस बार वर्ल्ड कप में कि यार मैं कैप्टन हूँ, मुझे पता है कि मैं किस कैलिबर का कैप्टन हूँ, या शायद उन्हें जितना प्रूव बड़ा करने की जरूरत नहीं है? जितने बड़े वो प्लेयर हैं उनको वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जो बड़ा अजीबोगरीब फैक्ट है वो ये है कि ही इज स्ट्रगलिंग लास्ट T20 वर्ल्ड कप ऑफ हिज बैटिंग। ओके जी, मेरे ख्याल में शायद उनका एक भी 50 नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं हाँ, शायद अफगानिस्तान के खिलाफ होगा 2021 वर्ल्ड कप में, लेकिन ये है कि मैं उस पर नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि कोई बड़ी टीम के खिलाफ रोहित शर्मा का एक 50 नहीं आपको नजर आएगा कहीं ऑब्वियसली पे। एज अ कैप्टन जब तक आप एक कैप्टन नॉक नहीं खेलेंगे, आपकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो आपकी टीम को भी शायद इतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। खैर, हम आगे बाकी बैट्समैन की बात करते हैं। तो इनके साथ ओपनर दूसरे होंगे यशस्वी जायसवाल। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताएं। यंग प्लेयर हैं, अभी तक इतना इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज में रिसेंटली अभी जो सीरीज हुई थी टेस्ट और T20 उसमें वो खेले थे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। हम्म। अब ब्रिलियंट बैटर नो डाउट इन इट, ठीक है जी, यंगस्टर हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जी इतनी बड़ी स्टेज के लिए ही इज रेडी और नॉट। लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में शुभमन गिल से ऊपर प्रेफर किया गया इस बार। मेरे ख्याल में उनका रिकॉर्ड जस्टिफाइबल है, उनकी सिलेक्शन को जस्टिफाई करता है, ठीक है जी, उनके स्टैट्स। लेकिन इतनी बड़ी स्टेज के लिए मेरे ख्याल में, क्योंकि देखे ना आपने बायलैटरल में उनको खिलाया और उन्होंने एक 200 किया भी था अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया टेस्ट मैचेस में, लेकिन दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। T20 का प्रेशर, T20 वर्ल्ड कप का प्रेशर, ठीक है। और एक इतनी बड़ी जब आपके सामने टीम्स आएंगी तो कुछ ना कुछ तो वो भी प्लान करके आएंगी, एंड जायसवाल भी अपनी कोई ना कोई तो अवेयरनेस लेके आएगा कि जी मेरे साथ ये ये करेंगे। ऐसे टैलेंटेड और एक यंग उभरते हुए प्लेयर के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन शायद वो वर्ल्ड क्रिकेट पर अपना नाम दिखा सके कि हाँ यार, आई एम मेड फॉर दिस। लेकिन जैसे T20 वर्ल्ड कप जो 2021 का था उसमें आपने ईशान किशन को एक मैच खिलाया था और वो फ्लॉप रहा था। तो आपको यहाँ पे अगर आपने जायसवाल के साथ ही जाना है तो ठीक है, मतलब आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी का कॉन्फिडेंस शैटर करने वाली बात होगी कि अगर आप एक मैच में उसको खिलाएंगे और अगले मैचेस में अगर आपकी हक में वो चीज नहीं जाती तो आपको विराट और रोहित शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे। ये तो कॉम्बिनेशंस की बात होगी, हम इस पे भी आते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहले हम प्लेयर्स डिस्कस कर लें। ऑब्वियसली जो ऑल स्टार प्लेयर है हमारे विराट कोहली, तो थोड़ा सा उनके बारे में बस ये बताऊंगा कि जब 2019 के बाद से उनका डिक्लाइन आया था, कोई सेंचुरी नहीं बनी थी। तो फाइनली जब वो एशिया कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे अफगानिस्तान के साथ, बस एक डेड रबर मैच था, उसमें उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। 2022 के वर्ल्ड कप T20 में ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर। फिर 2023 में जो एशिया कप हुआ था उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी भी की। फिर 2023 का जो वर्ल्ड कप था ODI, उसमें भी ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर। अभी जो IPL हुआ है उसमें भी ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर, उन्हें ऑरेंज कैप भी मिली। तो जितनी अच्छी उनकी फॉर्म है, फिटनेस है, तो क्या लगता है इसी तरह कंसिस्टेंट रह पाएंगे वो? उन पे तो बात करना है ही बेवकूफी। उसकी वजह ये है कि द ओनली प्लेयर दैट इंडिया हैज हु कैन कॉन्कर द वर्ल्ड इज विराट कोहली, ठीक है जी। और विराट कोहली अपने दिन पे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना के देखता है, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है वो 82 नॉट आउट जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी 2016 में, और वही 82 नॉट आउट जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी 2022 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये टीम्स ऐसी हैं जो ना विराट कोहली के हमेशा निशाने पे रही हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ना काफी चीजें ना अभी देखने लायक होंगी। उसकी वजह ये है कि बहुत अनसर्टेनिटी है इंडिया अमेरिका के पिचेस आपको नहीं पता कैसी हैं, ठीक है।
तो और अगर अगर आप विराट कोहली के साथ एज ओपनर जाते हो तो वो कितना फ्रूटफुल साबित होता है एज फॉर टीम इंडिया। आईपीएल देखें, आईपीएल को इंटरनेशनल से मैं कभी भी ना वो नहीं करता, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल में आपको 260-70 कभी आपको लगता नजर नहीं आएगा, इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन अभी मेरे नहीं ख्याल में, इट्स टू अर्ली कि आपको इतना जल्दी ये सब नजर आए। ठीक है, तो हर बॉलर की यही कोशिश होगी कि विराट कोहली को अगर एज ओपनर वो देख रहे हैं तो वो विकेट लें, और अगर विराट कोहली की विकेट उनको मिलती है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप ड्राइव खेलने जाएंगे, आपको नहीं पता कि एक बॉल उनका अच्छा पड़ गया या आपका एक बैट शॉट आ गया और अगर आप आउट हो गए, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपकी टीम कैसे उसमें अपने आप को लेके चलती है पूरी इनिंग्स, वो देखना बड़ा इंप्रेसिव होगा। यानी कि विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया क्या करती है, ये तो देखना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। लेकिन खैर दुनिया के क्रिकेट के स्टार हैं, वो तो जाहिर सी बात है सारी आंखें उनके ऊपर होती हैं और प्रेशर हमेशा उनके ऊपर होता है, बट हमने थ्रू आउट द ईयर्स उनके करियर में देखा कि जब भी उनके ऊपर प्रेशर है उन्होंने प्रेशर में लेकिन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एक बड़े मैच का एक बड़ा, ये उस बंदे के बारे में सही बात है। तो एज अ क्रिकेट फैन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बेशक पाकिस्तान से मैच हो, किसी टीम से भी मैच हो, वी ऑलवेज वांट विराट कोहली टू परफॉर्म। खैर इसके बाद हम सूर्य कुमार यादव की थोड़ी सी बात करेंगे, तो नंबर 4 पे हमें सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, अभी रैंकिंग में नंबर 1 T20 बैट्समैन ही हुई है। तो स्ट्राइक रेट के हवाले से उनका थोड़ा बताओ, उनकी कितना इम्पैक्ट हो सकता है इन पिचेस पे। सूर्य कुमार यादव बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है T20 वर्ल्ड कप्स में एंड मेरे ख्याल में ये इंडिया के फैंस एक आखिरी चांस दे रहे हैं सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि इसके बाद अगर वही परफॉर्मेंसेस सूर्य कुमार यादव की आती हैं जो उनके लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स में आई हैं, मां सिवाय एक आधी इनिंग के, ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर सूर्य कुमार यादव को आप उनको देखेंगे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक प्लेयर को काफी ज्यादा आपने खिला लिया 2021 में, पाकिस्तान के खिलाफ वो फ्लॉप थे, ठीक है जी, और फिर उनका एक निगल हो गया था तो वो मैचेस बाकी नहीं खेले थे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आपको 2022 याद होगा, पाकिस्तान के खिलाफ वो अगेन वो फ्लॉप थे, उनकी सिर्फ एक इनिंग्स आई थी मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थी और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन ये है कि वो साउथ अफ्रीका वाला भी मैच आप हार गए थे, ठीक है, और जिम्बाब्वे के खिलाफ तो वो आपने करना ही करना था सूर्य कुमार यादव टाइप प्लेयर ने। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि इस वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग पे बात की जाए तो 2 वर्ल्ड कप्स एंड दोनों में वो फ्लॉप रहे हैं, जो जिस चीज के लिए वो माने जाते हैं ना, जिस चीज के लिए उनको माना जाता है कि जी वर्ल्ड नंबर 1, ये 360 है, ये वर्ल्ड कप्स में तो वो नजर नहीं आया। अच्छा चले, ये तो खैर होगी सूर्य कुमार यादव की बात। बाकी इनका जो वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, अभी खैर बड़े प्रेशर में है, बड़ी कंट्रोवर्शियल मुंबई इंडियन की इनकी कैंपेन रही है, कैप्टनसी पहली बार मिली इस टीम की, जबकि गुजरात टाइटंस की इन्होंने 2 बार कैप्टनसी की, दोनों बार फाइनल में लेके गए, एक बार जीते भी। इस बार पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पे है मुंबई इंडियंस, तो क्या लगता है इनका कितना क्रूशियल रोल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी के इवेंट्स में हार्दिक पांड्या की इंडिया के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट एज एन ऑलराउंडर। तो इस बार स्पेशली 2021 विंटर कंडीशंस विद एक्सपीरियंस भी है, तो क्या लगता है। 2021 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या का वो वर्ल्ड कप खेलना बनता नहीं था, क्योंकि वो एक इंजरी प्रोन प्लेयर थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद वो पाकिस्तान के मैच के बाद आपने उनको देखा ही नहीं, ठीक है, यानी कि देखा लेकिन आपने उनको वैसे ही नहीं देखा जैसे वो एक ऑलराउंडर है जिस चीज के लिए वो माने जाते हैं। फिर उसके बाद आपने, अब आपको पता है कि जी अभी जो आईपीएल हुआ है उसमें भी उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सीज देखी हैं, मतलब रोहित शर्मा की वजह से कोई फैंस भी उनको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज मुंबई इंडियंस कैप्टन, ठीक है, और फिर की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी कंट्रोवर्सी है, तो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद अगर एक प्लेयर शैटर करता है तो ये कोई बुराई नहीं है, कि ठीक है आप एक इंसान है ना, फिर एट द एंड अगर आप नहीं कर पाते तो फिर ये सब चीजें हैं जो आपको नहीं करने देनी, लेकिन अगर आप कर जाते हैं तो फिर यही चीज आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी वही एट द बात है एंड। ना कि ये जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं इस तरह के आईसीसी टूर्नामेंट्स, कोई भी प्लेयर हो बेशक वो फॉर्म में हो ना हो, ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है उसके लिए कि वो अपने जो हेटर्स होते हैं जो उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं उन्हें प्रूव कर सके कि हाँ भाई ये क्रिकेट में मैं खेल सकता हूँ। खैर विकेट कीपर्स पे आएंगे तो मैं खुद ऋषभ पंत के बारे में कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस तो खैर उनकी थ्रू आउट द ईयर्स हमने देखी है, अभी भी यंग ही है वो, बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। 2021 और 22 का वर्ल्ड कप खेले, लेकिन उसके बाद उनका एक हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर्स का तो कहना था कि काफी साल ही शायद कमबैक ना कर पाए, लेकिन उसके फौरन बाद इस तरह इतनी अच्छी रिकवरी करना, फिटनेस को वापस लेके आना, फिर इस ईयर उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी की है और अगर आपने उनके मैचेस देखे हो तो बहुत बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है, नीचे आते थे नंबर 4 नंबर 5 पे और इनिंग्स को लेके चलते थे और कैप्टनसी भी थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छी की है।
तो ऋषभ पंत जैसा प्लेयर एक इंडियन टीम में जब होगा तो इंडिया टीम के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। T20 में जिस तरह वो खेलते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनऑर्थोडॉक्स उनका स्टाइल है। तो क्या लगता है कि संजू सैमसन को प्रेफर करेंगे एज अ फर्स्ट विकेट कीपर या ऋषभ पंत? ऋषभ पंत इज मेकिंग अ कमबैक टू द टीम, ठीक है। और T20 में मैं फिर कहूंगा कि जी 2021 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी इनिंग्स आई थी उनकी, 29 स्कोर उन्होंने किया था, काफी अच्छे छक्के भी मारे थे हसन अली को। लेकिन ये है कि वो अपनी इनिंग्स को आगे नहीं लेके जा, और एक और नैरेटिव है ऋषभ पंत को लेके इन इंडिया कि जी यार ये T20 का प्लेयर, जो कि मैं नहीं मानता। T20 का वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो एक स्लॉगर है, ठीक है, और बहुत अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है उनका। तो आपके लिए वो काफी ज्यादा अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए परफॉर्म करना और अपनी आईपीएल की फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म करना बहुत डिफरेंट है दोनों, ठीक है। वापस आते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। संजू सैमसन का ये है कि जी संजू सैमसन के लिए ना एक सेंटेंस बहुत ज्यादा बोला जाता है इन इंडिया, जस्टिस फॉर संजू, कि यार संजू सैमसन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है, लेकिन आप संजू सैमसन के साथ ज्यादती करते हैं, केएल राहुल को आप प्रायोरिटाइज करते हैं, आप ईशान किशन को लेके जाते हैं। देखिए मेरे ख्याल में संजू सैमसन इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। अभी वो काफी अच्छा उन्होंने क्या कहते हैं मैच भी खेला था फाइनल से पहले, जो कि एलिमिनेटर साबित हुआ, क्वालिफाई टू। तो लेकिन ये है कि देखें लीडरशिप उस बंदे की बहुत अच्छी है, विकेट कीपिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बैटिंग स्किल्स में कभी कभी वो इंसान मार खा जाता है अपने स्ट्राइक रेट, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे तो वैसे ही उसने इंडिया के लिए कोई इतना अच्छा कभी परफॉर्म किया भी नहीं है, जब जब उसको चांसेस मिले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऋषभ के साथ जाना चाहिए। खैर, लेकिन ये बात हमने जरूर नोटिस की है और ये कहनी भी चाहिए कि केएल राहुल इस बार टीम से ड्रॉप हुए हैं और संजू सैमसन ने उन्हें रिप्लेस किया। तो क्या ये अच्छा डिसीजन था कि नहीं? जस्टिफाइबल है। देखें केएल राहुल की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, 21 का वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया को मरवाया, ठीक है जी, 22 का वर्ल्ड कप उन्होंने मरवाया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह की थोड़ी मैं बात करना चाहूंगा। तो जब ये टीम अनाउंस हुई तो सब कह रहे थे कि रिंकू सिंह की जो इस साल और जब से इंडियन टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, उनकी एवरेज ऑलमोस्ट 89 के करीब है और रन भी बहुत अच्छे फ्लो में बनाते हैं, लोअर भी ऑर्डर आते हैं, हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आईपीएल में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन स्टिल जब शिवम दुबे को सिलेक्ट किया गया तो कैप्टन रोहित शर्मा और जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर, उनका ये कहना था कि ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर इन द इंडियन टीम। लेकिन बात सारी कॉम्बिनेशंस की। तो उन्हें इस वर्ल्ड कप में इन कंडीशंस में रिंकू सिंह अपने कॉम्बिनेशंस में नहीं नजर आ रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई गलती साबित हो सकती है, इंडिया ने कोई ट्रिक मिस कर दी है यहाँ पे? आने आने वाला वक्त ही आपको बताएगा कि ये गलती साबित हुई है या नहीं। लेकिन अगर एज फैन आप मुझसे पूछते हैं तो देखें शिवम दुबे इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, बहुत अच्छी उनकी बैटिंग भी है, काफी अच्छा परफॉर्म करते भी हैं, आईपीएल में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। बॉलिंग लेकिन भी मेरे कर ख्याल मेरे ख्याल में रिंकू सिंह डिजर्व करता था टीम में जगह बनाना, क्योंकि जब से उसका आपने डेब्यू देखा है इंडिया के लिए, आईपीएल के अलावा उसने इंडिया को भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है इंडिया के लिए, ठीक है। अब शिवम दुबे कैसा परफॉर्म करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी टीम इंडिया के लिए उन्होंने खेलना है और वर्ल्ड कप में जाके, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बड़ी स्टेज है, बड़े बड़े क्रम्बल कर जाते हैं, तो कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं देखना पड़ेगा। लेकिन रिंकू मेरी नजर में ज्यादा बेहतर ऑप्शन थी। अच्छा, इस बार इंडिया जरा डिफरेंट गया अपनी बॉलिंग को। अगर मैं उनकी बात करूं तो स्पिनर्स इस बार 4 मेंस प्रॉपर स्पिनर्स देखे गए, जिसमें जडेजा, युजवेंद्र चाहल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। तो इस बारे में क्या लगता है कि क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने कंडीशंस को देख के उन्होंने कॉम्बिनेशन? उन्होंने वेस्ट इंडीज को देख के ये बॉलिंग सेलेक्ट की है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका को देख के नहीं की। तो अमेरिका के जो शुरू शुरू में आपको मैचेस नजर आएंगे, आपको ज्यादा फास्ट बॉलर्स नजर आएंगे रादर इंक्लूडिंग स्पिनर्स, ठीक है, वो फास्ट बॉलर्स के साथ ही ज्यादा इसका जाएंगे। मतलब लेकिन है कि ये है कि हार्दिक पांड्या का भी रोल काफी क्रूशियल होगा एज अ देखिए बॉलर। कुलदीप यादव, हाँ हाँ, लेकिन वो अब उनकी फॉर्म कैसी है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में तो बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी बॉलिंग में। लेकिन अब ये है कि अब आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कुलदीप यादव का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है जी। और कुलदीप यादव अब कैसा परफॉर्म करते हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, क्योंकि ये लास्ट 2 जो T20 वर्ल्ड कप्स आपके गुजरे हैं उसमें तो वो नहीं थे, ठीक। तो अब ये बहुत ज्यादा देखने वाली चीज होगी कि कुलदीप यादव T20 में इंटरनेशनल लेवल पे कैसा करते हैं। युजवेंद्र चहल एक अरसे के बाद आपकी टीम में वापस आए हैं और वेल डिजर्विंग है मेरे ख्याल में। 2021 में भी शायद वो नहीं थे टीम में, 2022 में वो थे, लेकिन उनको शायद खिलाया नहीं गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब टीम में वापस आए हैं और ये जो कुलचा की जोड़ी है ये एक बड़ी फेमस जोड़ी है और ये आपको लेकिन
ये भी देखे ना साथ साथ के रविंद्र जडेजा के होते हुए क्या ये दोनों एक साथ खेल पाएंगे, या तो कोई ऐसा ये मैच हो कि दोनों इंडिया को स्पिनर्स की जरूरत ये ज्यादा हो, ये इंडिया शायद 3 ये स्पिनर्स एक खेल बहुत रहे हैं। बड़ी ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। नहीं, 3 नहीं खेलेंगे, मेरे नहीं ख्याल में 3 खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आप रविंद्र जडेजा को बिठाओगे या नहीं बिठाओगे। क्योंकि देखें, अगर आप उनके वर्ल्ड कप्स की भी बात करें आखिरी 2, तो 21 में उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है जी, और 22 वाला तो वो खेलेंगे। तो अब T20 में वो कैसा करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ नाम ऐसे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, प्रीत बुमराह, ये 5-6 नाम हैं जिन्होंने इंडिया तो के लिए बहुत किया है, अपने अगर देश के लिए किया इंडिया है। ने अगर इंडिया ने रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करना नहीं था, प्लेइंग 11 का परमानेंट हिस्सा है, तो अक्षर पटेल बिल्कुल सेम प्लेयर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो उन्हें फिर लेके अक्षर क्यों नहीं जा अक्षर पटेल एक एक्स्ट्रा ऑप्शन उन्होंने रखी है कि जी, अगर अगर रविंद्र जडेजा की कोई इंजरी निकल आती है, ठीक है, तो अक्षर पटेल आपको नजर आएंगे, रहा? वरना लेकिन अक्षर पटेल की आना बहुत मुश्किल है टीम में। शहरियर ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि ये वर्ल्ड कप पिछले T20 वर्ल्ड कप्स की तरह नहीं है, इसमें मैचेस ज्यादा होंगे। अगर आप फाइनल तक जाते हैं तो आपके कम से कम 10 मैचेस हैं, तो उन कंडीशंस में काफी शुरू में, क्योंकि उनके सारे मैचेस यूएसए में हैं, काफी ह्यूमिड कंडीशंस है और अभी समर वहां पे चल रहा है, तो आसान नहीं होगा कि हर प्लेयर 10 के 10 मैचेस खेले, स्पेशली रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर जो कि फील्ड में भी नंबर टॉप पे रहता है, फिर बैटिंग भी उसकी अच्छी होती है, बॉलिंग में भी ऑब्वियसली वो 4 ओवर्स कराएगा, तो शायद उन्होंने इस वजह से अक्षर पटेल को भी साथ सिलेक्ट किया कि कहीं ना कहीं जडेजा को रेस्ट दे दिया जाए। आप, आपको कॉम्बिनेशन डिफरेंट तो नजर आएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे मैचेस खेलने हैं। पहले आपने 4 मैच खेलने हैं, उसके बाद आपने 4 मैच और खेलने हैं, फिर आपने 2 मैच खेलने हैं। तो अगर आपने फाइनल तक पहुंचना है तो आपको टोटल 10 मैच खेलने पड़ेंगे, और 10 के 10 मैच आप सेम प्लेइंग 11 के साथ तो कोई भी टीम नहीं जाएगी, इंडिया क्या कोई भी टीम नहीं जाएगी। तो अक्षर पटेल आपको आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, मतलब इनमें से किसी एक के खिलाफ आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जडेजा से ऊपर उनको नहीं मिलेगी जगह। ठीक है, अच्छा फिर हम लास्ट में आते हैं इंडिया की फास्ट बॉलिंग में, जो कि ऑब्वियसली स्पेयर हेड कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। तो सबसे पहले इन पे थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा कि जब भी ये वर्ल्ड कप्स में खेले इन्होंने परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी दी है। अभी रिसेंटली हमने कल ही बात की थी फाइनल के बाद कि आईपीएल में इनकी इकॉनमी स्पेशली इन द पावर प्ले बेस्ट रही है, ओनली प्लेयर जिनकी 7 से नीचे इकॉनमी रही थी। फिर विकेट्स से भी ही वॉज अमंग द टॉप 3, 20 विकेट्स उन्होंने ली थी 13 इनिंग्स में। तो क्या लगता है इन कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह क्या लगता है? देखें, जसप्रीत बुमराह कंडीशंस जो मर्जी हो, वो एक बहुत बड़ा बॉलर है, ठीक है, और वो आप करके देगा, इंडिया को डिलीवर करके देगा। एक नैरेटिव तो इंडिया में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का ना एक, ये जब मुंबई इंडियंस की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उनका एक ट्वीट आया था कि जी तालियां मारने तो सब आ जाते हैं, लेकिन सपोर्ट के टाइम हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, ये इन्होंने ठीक है। पोस्ट की थी, ये इन्होंने ये पोस्ट की उन्होंने थी जब नंबर 1 बने थे। मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं ना, ये फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। उसकी वजह ये है कि जसप्रीत बुमराह को लोग बैक बैक तो बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने तो जितना ऑब्जर्व किया, उनको बैकिंग बहुत ज्यादा है, और पता नहीं उनके जहन में भी कोई चीज है। तो लेकिन अगर मुझे ये चीजें होंगी, याद पड़ता है, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जब ये इंजर हुए थे जसप्रीत बुमराह, तकरीबन ये 1.5 से 2 साल टीम से बाहर रहे हैं, उसके बाद फिर आयरलैंड की सीरीज से इन्हें कम बैक करवाया आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वर्ल्ड कप में लेकर, वर्ल्ड कप हमने देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जिन 1.5 2 साल ये बाहर थे इनके ऊपर इतना ट्रोल हुआ, इतनी मीम्स बनी, हर 2 3 मीम के बाद आता था कि लौट आओ बुमराह, कहाँ रह गए बुमराह, अब तो तुम वापस आ जाओ, इस तरह की बातें होती थी। तो काफी डिमोरलाइजिंग होता है प्लेयर के लिए जो कि इतनी परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी आपकी कंट्री के लिए दे चुका हो, आपको इतने बिग इवेंट्स में उसने बड़े बड़े मैचेस जिताए हैं उसके बावजूद फिर, और उन्होंने कमबैक भी वैसा ही किया। तो क्या ये उनके लिए एक और मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी तक वो भी कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं? एक चीज जो मैंने नोटिस की है, बड़े मैच में जसप्रीत बुमराह को मैंने कुछ नहीं देखा, ठीक है। जो भी आपका नॉकआउट मैच है ना, वहां पे मैंने जसप्रीत बुमराह को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते देखा है। जैसे 17 का अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद हो, तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल वहां पे बुमराह ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर 2019 का वर्ल्ड कप लें, उसमें खैर अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब कमबैक हुआ था तो उन्हीं पे इन्होंने मारना शुरू किया था न्यूजीलैंडर्स ने, ठीक। उसके बाद फिर 2021 वगैरह, ये जो भी आपके सामने ही है चीजें सारी, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी क्योंकि हम जो रिसेंट हमने देखा है कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में तो जसप्रीत बुमराह वाज लाइक अनप्लेएबल, ठीक है। तो अब ये चीज क्योंकि कंडीशंस नहीं है तो कैसे ही वो जाते हैं, मेरे ख्याल में तो उनका ही वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है, जितना मुझे एज फैन लगता स्पेशली इन द लेटर हाफ जब बारबाडोस में मैचेस है। होंगे और अगर वो कैरेबियन में मैचेस इंजरी होंगे। अगर तो वो इंजरी कैरी नहीं करते, क्योंकि देखें 10 मैच हैं, आपको बहुत सोच समझ के अपनी प्लेइंग 11 खिलानी है। और ये इस बात को भी ज़हन में रखना है कि जी ये T20 फॉर्मेट है, ऐसा भी ना हो कि आप अपनी सारी प्लेइंग 11 ही जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, जडेजा को भी फायर करते हैं, बुमराह को भी फायर करते हैं, और पीछे से फिर आपको स्ट्रगल करना।
ठीक है, तो अच्छा, ये बुमराह बात है कि सारे आप मैच इसकी तरफ भी आते हैं कि इंडिया वाहिद टीम है इस पूरे टूर्नामेंट में, जो मेन टीम्स अगर मैं बात करूं जो रैंकिंग में टॉप 8 या टॉप 10 पे हैं, कि सिर्फ 3 मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर के साथ भी हैं। बाकी अगर पाकिस्तान देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, आप न्यूजीलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, कोई भी इसके अलावा बड़ी टीम देख लें, तो सब 4 से 5 कम से कम फास्ट बॉलर के साथ गए, मेनली 5 के साथ गए। शायद ये रीजन भी हो सकती है कि उन्हें रोटेशन रखनी हो, साथ साथ प्लेयर्स को रेस्ट भी देना हो, कहीं ना कहीं किसी छोटी टीम के अगेंस्ट मैच आ गया तो आपने किसी बड़े प्लेयर को रेस्ट दे दिया। लेकिन इंडिया वाहिद टीम है जिसमें सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं। बुमराह का तो हमने जिक्र कर दिया, इसके अलावा अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज है। तो क्या ये इंडिया को बैकफायर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास जो चौथा पेसर है वो उनका हार्दिक पांड्या, और शिवम दुबे अगर खेला तो शायद वो कहीं ना इंडिया ये ज्यादा एक बहुत स्पिनर डोमिनेंट है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने ना रेज किया है। देखें, उसकी वजह ये है कि जसप्रीत बुमराह जस्ट हैज टू बोल्ड 4 ओवर्स, ठीक है। T20 इंडियन फॉर्मेट में एक ये भी बड़ी चीज है कि आपको वो 2021 का पाकिस्तान वाला मैच याद होगा। बाबर रिजवान ने जसप्रीत बुमराह को पूरी पूरी रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है, पूरी पूरी रिस्पेक्ट दी थी। और मुझे जो ये बॉलिंग है ना, मुझे ये वही नजर आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, कि इस पे जसप्रीत बुमराह आपकी बॉलिंग को लीड कर रहे हैं। और अगर कोई भी बैट्समैन है, सेंसिबल बैट्समैन है, जैसे बाबर रिजवान ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की थी, उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया था बुमराह, ठीक है। लेकिन ये है कि अटैक इस पे किया था मोहम्मद शमी, और इस पे रविंद्र जडेजा पे, हार्दिक पांड्या तो खैर बॉलिंग नहीं की थी उस मैच में, जो पर्टिकुलरली आपके भुवनेश्वर कुमार जितने भी बॉलर थे इन पे अटैक करना शुरू किया। तो सिराज ने लेटर स्टेजेस में आईपीएल के बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, देयर इज नो डिबेट इन इट। लेकिन शुरू में वो बहुत एक्सपेंसिव भी रहा है। और नैरेटिव इंडिया में कि जब सिराज पिटना शुरू हो जाता है तो वो अपनी लाइन लेंथ भूल जाता है। और मोहम्मद अर्शदीप का भी यही है कि अर्शदीप इज अ वेरी बॉलर। पिछला वर्ल्ड कप तो उस इंसान का बहुत अच्छा गया, उसका एशिया कप भी बहुत अच्छा गया, लेकिन अब वो क्या करता है ये भी देखना पड़ेगा। इतने टाइम के बाद कमबैक करना टीम में, वो भी इतने बड़े स्टेज पे, थोड़ा तो प्रेशर होगा। और मोहम्मद सिराज का तो वैसे ही पहला T20 वर्ल्ड कप है इंडिया। बैकफायर कर सकता है, इसमें कोई डिबेट नहीं, बैकफायर तो कर सकता है, होने को नहीं भी कर अभी सकता। आपको हम विकेट भी है किसी ऊपर, लेकिन बैकफायर करने को आए तो बैकफायर भी कर सकता है। वो तो फिर किसी टीम के साथ भी हो सकता है कि आपका कोई वर्ल्ड कप पता नहीं है। जैसे पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसमें इंग्लैंड फेवरेट्स थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे पिछला जो ओडीआई वर्ल्ड कप था जीते हुए थे। T20 वर्ल्ड कप अभी भी वो डिफेंडिंग चैंपियंस होंगे इस बार। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड इतनी बुरी परफॉर्मेंस देगी जिस तरह लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में जीती थी। वो बैकफायर तो किसी आपने टीम कभी आपने कभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 21 में हुआ था, कभी ये सोचा था कि इंडिया ऐसा गंदा परफॉर्म करेगी कि वो नॉकआउट के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगी? मैंने नहीं शायद सोचा उसमें था, क्योंकि काफी पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे थे, काफी टीम के अंदर उनकी हो रही थी, अनबन हो रही थी वो कि तो अभी भी कोहली चल रहा है। कैप्टनसी छोड़ के जा रहा था। काफी उसकी भी मेरे हिसाब से रीजन बनती है। इंडिया के लिए एक ही चीज, दो ही चीजें बैकफायर करेंगी, एक उनका फास्ट बॉलिंग अगर करनी हुई तो, और एक उनकी जो मिस मैनेजमेंट चल रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स अभी भी बहुत है टीम इंडिया में। और मुझे 2021 वाली फीलिंग आ रही है इस दफा कि वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो विराट कोहली खैर, के हम साथ हुई इंडिया थी। के चांसेस पे बात करते फिर रैप अप करते हैं आज की वीडियो। तो इंडिया ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले कहा कि फेवरेट्स होती है, उनके 4 जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं तो सारे यूएसए में। सबसे पहला उनका आयरलैंड के साथ मैच है न्यूयॉर्क स्टेडियम में, जहाँ पे पाकिस्तान के साथ उनका नेक्स्ट मैच होगा। तो ये उनके लिए एक बड़ी बेनिफिशियल चीज है कि उसी स्टेडियम में खेलेंगे जहाँ पे पाकिस्तान के साथ एक बड़ा उनका मैच है। 9 जून को ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ 7:30 जो संडे को उनका मैच है। फिर न्यूयॉर्क में ही उनका यूएसए के साथ मैच है, एंड देयर नेक्स्ट मैच विल बी ऑन सैटरडे 15 जून अगेंस्ट कनाडा, वो भी यूएसए में ही है। तो यानी ग्रुप स्टेज के चारों मैचेस इनके यूएसए में है, जिनमें से 3 न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ से तो जितना हमें लगता है कि ये क्लीन स्वीप कर जाएंगे अपने ग्रुप हाँ के टॉप पे। हाँ। लेकिन बात आ जाती है उसके आगे, तो क्या लगता है सेमीफाइनल के लिए ये टीम जा सकती है? 3 टीम्स जो है ना, उनके खिलाफ तो इंडिया की कंफर्म है, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ भी 80% कंफर्म ही है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इन फ्यूचर मैंने T20 फॉर्मेट एक ऐसा वाहिद फॉर्मेट है जहाँ पे मैंने इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते देखा है। पाकिस्तान के चारों मैचेस जो मैंने अपने 2-3 सालों में देखे हैं, मैंने इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते देखा है। जहां वो जीती भी है, वहां वो आखिरी ओवर में जीती है या आखिरी बॉल पे जीती है, वो हम सब ने विटनेस किया। जहां पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान फिर थोड़ा कन्विंसिंगली जीता है, 10 विकेटों से जीत गए, या आखिरी ओवर में जाके वो जो इफ्तिखार ने सिंगल डबल ले लिया था वो जीत गए। लेकिन ये है कि स्टेटिस्टिकली देख, आप क्लीन स्वीप कर रहे हो, ठीक है, क्लीन स्वीप इंडिया यहाँ से चारों मैच जीत के सेमीफाइनल ग्रुप ये सुपर 8 में जाएगा। और सुपर 8 में देखिए, सुपर 8 में आपको जो टीम्स है ना टफ मिलेंगी, ठीक है। तो वहां पे, क्योंकि मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि लास्ट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों ने इंडिया को बहुत टफ टाइम दिया था, ठीक है जी।
तो सुपर 8 में इट्स टू अर्ली टू से। वैसे तो आप कह सकते हो कि जी इंडिया के पास जितने बड़े प्लेयर हैं, इंडिया के पास जितना बड़ा स्टाफ है, इंडिया की जितनी अच्छी टीम है, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, जितना स्टैटिस्टिक्स हैं, सबके रैंकिंग्स, वो जाएगी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता ना तो आपको इंडिया हर ट्रॉफी जीतती नजर आती, ठीक है, आपको इंडिया हर फाइनल खेलती नजर आती। क्योंकि लास्ट ही जो 2 वर्ल्ड कप हुए हैं, इंडिया तो मेरे ख्याल में एक में सेमीफाइनल में गई है, और उसमें भी देखें वो कैसे हारी थी, विदाउट एनी विकेट। बौखला गए थे और एक भी विकेट नहीं उन्हें मिली थी, और बहुत ज्यादा वो हिस्ट्री में एक बड़ी बुरी हार मेरी नजर में नॉकआउट में है। और उससे पहले वाला वर्ल्ड कप तो वो क्वालिफाई नहीं किया था उन्होंने नॉकआउट के लिए। तो मैं सुपर एग्री 8 में करूंगा इस जाके बात से, क्योंकि इंडिया का शुरू से मतलब 2013 के बाद लास्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और उसके बाद हर बार यही कहते हैं कि ऑन पेपर इंडिया टॉप 2 टॉप 3 टीम्स में आती है, लेकिन हमेशा मसला वही आता है कि जब भी ये लोग क्वालिफाई कर जाते, सिर्फ 2021 में नहीं किए थे, उसके अलावा जितने भी आईसीसी इवेंट्स में हमेशा ये लोग सेमीफाइनल्स या क्वालिफायर्स में जाते थे। मसला वही आ जाता है कि एंड में प्रेशर लोग शायद ज्यादा ले जाते हैं। शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में था, शायद 2022 में। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैंने ना बहुत पहले, शायद आपको ही बल्कि मैंने ना एक बात ये की थी कि हम कहीं पे अपने व्यूअर्स को भी बताता हूँ कि एक दफा मैं और ये वॉक पे गए थे, 2018 की बात है। तो हम काफी यंग थे और काफी ना क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि ना यार, इसने मुझसे पूछा साहब ने कि जी इंडिया जीत, मतलब कि 15 का सेमीफाइनल, फिर उसके बाद 16 का सेमीफाइनल, ठीक है, जीतते जीते हार गई, 17 का तो चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा अनबिलीवेबल वो हार गई थी, ठीक है। तो मैंने को एक बात जो मैंने एज क्रिकेट फैन ऑब्जर्व की थी, मैंने ऑब्जर्व किया था कि यार इंडिया के जितने बड़े नाम हो चुके हैं ना, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, एमएस धोनी, युवराज सिंह, जितने भी पर्टिकुलरली बड़े नाम हैं, मतलब जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, जडेजा, ये लोग ना अब एक डर जो पाकिस्तान में होता है ना, अब इन लोगों को होता है कि यार हार ना जाए, मतलब क्या होगा अगर हार गए तो, ठीक है, एक फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। ये इंडिया, ये मैंने 2018 में इसको कहा था यार, मुझे ना ये 3 टूर्नामेंट्स में फियर ऑफ फेलियर बड़ा नजर आया है इंडिया के चेहरों पे। और फिर वो 2019 में जब वो जीता जिताया मैच, थोड़ा कहीं ना कहीं खैर ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन ये कि 2019 में भी फिर यही हुआ कि जब 5 पे आपकी 3 विकेटें गिर गई, उसके बाद तो आपका फिर इम्पॉसिबल ही था जीतना, वो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हो गई कि जडेजा आ गया या धोनी आ गया। लेकिन ये कि वहां पे भी आपने स्ट्रगल किया। फिर 2021 का जो WTC था, वहां पे भी सबको फेवरेट इंडिया लग रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड वो वहां पे फाइनल जीत गया। 21 का T20 वर्ल्ड कप, सबको यही लग रहा था कि आईपीएल यहाँ पे हुआ है तो इंडिया ही जी, आपने देखा कि जी इंडिया ने स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर 22 का वर्ल्ड कप इंडिया ने स्ट्रगल किया, 23 की ये WTC ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गई, और अभी वर्ल्ड कप 50 ओवर फिर ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारी। फियर ऑफ फेलियर मुझे नजर आया। और ये जो पर्टिकुलरली बड़े नाम है, कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलरली बड़े नाम है, मुझे लगता है कि ना अब इंडिया को जाना चाहिए कुछ चेंज के साथ, कि आप अपना वर्ल्ड कप निकाल जाए। अगर तो जीत जाते हैं तो फिर शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ इंडिया नहीं जीतेगी। चले बस फिर हम इसी बात पे एंड करते हैं आज का अपना शो, आज का अपना एपिसोड, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता था एनालाइज किया शॉर्ट टाइम में, और जितना लगता है कि इंडिया ऑब्वियसली काफी अच्छा खेलेगी इस टूर्नामेंट में भी, और अभी प्लेयर्स की अच्छी फॉर्म भी लगी हुई है और सारे प्लेयर्स रेडी भी हैं फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो जाते जाते बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करें, अपनी राय के बारे में हमें जरूर बताएं। कोई चीज अच्छी लग रही हो, कोई चीज बुरी लग रही हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम बात करें, जरूर आप कमेंट करें। बाकी हमें पता है हमारी अभी तक प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं हुई, ऑब्वियसली दिस इज द स्टार्ट, तो उम्मीद करते हैं उस पर भी हम काम करेंगे साथ साथ, और उसे मजीद बेहतर करेंगे अपनी वीडियो और साउंड क्वालिटी दोनों को। तो शहरिया साहब, जाते जाते कुछ कहेंगे आप? मैं जाते जाते यही कहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, ठीक है, या ओह, आपको ओह, दोनों नॉकआउट्स में ओह, ये क्या टीम्स बात नजर कर आएंगी। दी आपने, क्या बात कर दी। लेकिन चलें अगर ऐसा हो जाता तो हम ये वाला वाहिद एक क्लिप ना ऐसा में वर्ल्ड कप निकाल है, के जरूर हम इस पे दिखाएंगे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है। वाहिद एक ऐसा वर्ल्ड कप है जिसमें मुझे दोनों के लिए बड़ा ना अजीब लगता है, कि मुझे लगता है कि दोनों ही नहीं पहुंचेंगी, पता नहीं क्यों। चले खैर, इसी बात पर आज का हम अपना एपिसोड एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए। स्टंप टू स्टंप की तरफ से इजाजत। अल्लाह हाफिज।